मेहुल आप ही बताइए। अ, आ, ई, ई, ये हाँ, सब ध्वनि है तो वैसे। अ से लेके अह तक की जो ध्वनियां हैं, वो ध्वनियां क्या स्वर ध्वनियां हैं। तो हमने उनका विभाजन कर लिया। अब इसके बाद हमारे सामने जो दूसरी ध्वनि आती है वो क्या व्यंजन है। तो व्यंजन ध्वनियां कौन सी है? क से लेके ज्ञ तक, यही ना। हाँ तो सर। क से हाँ बोलिए। नेहा कुछ बोल रही थी। नहीं। हाँ सर, वही आपने जो बोला। हाँ हाँ। तो क से लेके ज्ञ तक, तो हमें क्या करना है? हमें जब इनका विभाजन करना है, तो आप याद रखिएगा कि चूंकि ध्वनियों के उच्चारण में पहले ही मैंने आपको बताया कि जीव करण है, और इसका भी जो 3 भाग मैंने किया था, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ऐसे समझिए, अगला भाग, बीच का भाग, पीछे का भाग। कहीं कहीं इसके लिए जो जो पीछे का होता है, उसके लिए जिह्वा मूल शब्द का प्रयोग होता है, मतलब उसकी जो जड़ होती है। फिलहाल यहाँ व्यंजन ध्वनियों का जब हम विभाजन करेंगे, सबसे कठिन जो भाई लोग कहते हैं, तो थोड़ा सा ये क्या यही हिस्सा है, लेकिन ये है कि समझ लेने पे जरा भी ये कठिन नहीं रह जाता है। तो अब हम जब व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करने के लिए जाएंगे, तो पहले क्या है, हम जो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कि किस जगह से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, यही ना। क्योंकि आपको मात्राओं की गणना की जो बात कर रहे थे, और इसके पहले मैंने इसी पेपर में वर्णमाला पढ़ाते समय जो ये बताया था कि अ, ई, उ, ये ध्वनियां कौन सी हैं? ये लग है कि नहीं। और आ से लेकर के फिर अह तक, ये ध्वनियां कौन सी हैं? दीर्घ है कि नहीं। तो इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो वहां वही समझाते समय ये भी मैंने आपको समझाया था कि चूंकि किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहां जब व्यंजन ध्वनियों का हम विभाजन करेंगे, तो 2 आधार हुआ। एक तो जिस स्थान पर जाकर के, जिस स्थान को जिह्वा जीभ स्पर्श करती है, वो स्थान जो है उस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ठीक है। दूसरा, जिस ध्वनि के उच्चारण में हमें जितना प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि इस बात को आप जानिएगा कि एक ध्वनि के उच्चारण में हमारे शरीर की 72 तंत्रिकाएं जो है एक साथ काम करती हैं। भाषा परिवर्तन के कारणों में उस पर जो है बहुत ढेर सारी चर्चा जो है हमने की है। तो अब यहाँ जो उच्चारण स्थान है कि नहीं, कि इस जगह जाने पर तो जैसा जो है ये है कि जीव जो है करण है, जीव जाती है, जीव के जाने का काम है। और जो प वर्ग की ध्वनियां हैं, तो प वर्ग की ध्वनियां कहां से उच्चारित होती हैं? ओठ से उच्चारित होते हैं, जिसपे लिपस्टिक लगाते हैं। इसीलिए देखिए, जब हम सज सवर के महिलाएं तैयार होते हैं, लिपस्टिक लगाई हैं, तो पता चलेगा कि वो यहां तक कि खाना भी नहीं खाती कि लिपस्टिक खराब हो जाएगा। कुछ भी पीने के लिए दिया गया तो जल्दी वो कुछ पीना भी नहीं चाहते, किसी भी तरीके का जूस हो, क्योंकि पात्र में, बर्तन में लग के जिससे वो पिएंगे तो लिपस्टिक खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही वो क्या है कि वो जल्दी जो है प वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण करना भी नहीं चाहती, क्योंकि क्या होगा, उससे बार बार जो है ओठ एक दूसरे से मिलेगा, और जब उससे एक दूसरे से मिलेगा, तो जो मेरा कहना है कि अभी नेहा कहेगी कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिए कि हम सज सवर के तैयार हुए और जो लिपस्टिक लगाया, तो बार बार जो महिलाएं बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने में देखिए होठ का ये वाला हिस्सा जो है क्या हो जाता है, धीमे 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 वो जो है हल्का हो जाता है, क्योंकि बार बार दोनों होठ छूते हैं। तो जब वो छूते हैं, तो उस पे का लगा हुआ जो रंग है वो हल्का हो जाता है। फिलहाल हमें उस श्रृंगार से कुछ लेना देना नहीं है। उसका संबंध
भाषा के उच्चारण स्थान से है। तो जैसे जीभ करण है, वैसे ही हमारे होठ का ये जो निचला वाला हिस्सा है, ये करण है। ये क्या करता है, ये प वर्ग के ध्वनियों के उच्चारण में ये जाकर के जो ऊपर वाले होठ को छूता है। करण मतलब होता है करने वाला। अब आइए, जो प वर्ग की ध्वनियां कौन सी है, रीड कर बताएंगे। जी सर, कौन सी? प वर्ग की कौन सी ध्वनि है? प जी वर्ग की तो सर। क ख ग घ अंग है। तो प वर्ग की कौन सी है? बस क्यों? सर, हाँ? नहीं पता मुझे। अच्छा, मेहुल बोलेंगे? मेहुल? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, प प वर्ग की कौन सी ध्वनि है? सर, प फ भ म। बहुत बढ़िया। मेरे अबोर्ड को देखिए, प फ ब भ म, यही ना? प फ ब भ म। प फ ब भ म। और सारी ध्वनियों का जो उच्चारण होगा वो कहां से होगा? मुख्य यंत्र के अंदर से होगा। मतलब जिह्वा का अगला भाग, मतलब जिह्वा का मध्य भाग, जिह्वा का पश्च भाग क्या करता है, ये जाता है, कभी जाता है, कभी फैलता है, कभी मोटा होता है, कभी सिकुड़ता है। और वो जो है जिस स्थान की तरफ जाता है, जिस स्थान को स्पर्श करता है, वह ध्वनि, वह स्थान जो है उस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो स्थान समझ में आ गया। तो हम जो है अब कहां चलते हैं? हम चलते हैं सबसे पहले जो मैंने ऊपर दिखाया था और जिसपे आपकी चर्चा चली, तो वो क्या है, दोनों होठों से जो ध्वनि उच्चारित होती है। तो अभी जब मैंने सवाल किया तो उसका जवाब जो है, उसका उत्तर मेहुल ने दिया, प फ ब भ म। व व हल्का सा जो है ये जीभ जाके चिपक रहा है। ये ध्वनि कैसे? ये प शुद्ध ध्वनि प वर्ग की प फ ब भ म है। अब मेह वगैरह वो तो चूंकि इसमें गणना करते हैं, क्योंकि ह की ध्वनि का उच्चारण करने में हकार कंठ का प्रयोग होता है, इसके लिए वहां जब क्यों इन्होंने जोड़ के रखा है उस वो चर्चा का विषय अपने नहीं है। तो प वर्ग की ध्वनि जो है ये क्या दोनों ओर से उच्चारित होती है। फिर क्या, दंतोष्ठ ध्वनियां, दांत और नीचे के होठ की सहायता से जिस ध्वनि का उच्चारण होता है। तो जब हम प फ ब भ म का उच्चारण करते, देखिए हम कहते हैं प फ, तो जो हम फ का उच्चारण करना, तो हमारी जीभ हल्के से जा रही है और दांत के पिछले भाग के सबसे ऊपरी हिस्से को स्पर्श कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद दंत ध्वनियां, विभाजन कितना बढ़िया है, मतलब विभाजन कितना बढ़िया है। सही बात यह है, हम जो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, ये देख लीजिए विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा क्यों है? क्योंकि हमें इसका अध्ययन करने के लिए आगे पीछे, नहीं तो ए बी पता चला कि ए कंठ से उच्चारित हुआ तो बी तुरंत ओठ से हो गया, सी है कि नहीं? तो यहां जो है देख लीजिए कि कितनी वैज्ञानिकता इसमें है। तो फिलहाल विषय जो है थोड़ा बदलेगा। तो यहाँ फिर जो अगला विभाजन कौन कौन सा है, मतलब हम कहाँ गए? हम पहले ओठ पे गए, फिर दांत पे गए। एक एक क्रम से देखिए कैसे जो है ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम कहाँ गए? ओठ से दांत से कौन सी ध्वनियां उच्चारित होंगे? त, थ, द, ध, न। उच्चारण कर रहे हैं। त, थ, द, ध, न। उच्चारण करके आप देखिए, जब हम कहते हैं त, थ, द, ध, न, तो आप देख लीजिए हमारी जीभ जाती है
और दांत के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न। रेडकर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, मतलब जैसे मैं कह रहा हूं। और इसके बाद यही जो है, आप देखिए, आप कहते हैं 3 स है। वत्स स जो कहां से निकलता है? जो हमारे ठीक दांत के पीछे का नीचे का जो खुरदरा स्थान है कि नहीं? फिर क्या है? तालव्य स। फिर क्या है? मूर्धन्य स। हमारे पास 3 स है। तो इन 3 स में जब हम दंत ध्वनियों के पास जाते हैं, त, थ, द, ध, न, तो ठीक इसी के नीचे ऊपर वाले दांत के ठीक पीछे जो है, जो खुरदुरा वाला भाग है, जिसको आप मसूड़ा कहते हो, मंजन करते हुए कभी कभी क्या होता है, ब्रश से वो सिक जाता है, जब ब्रश से वो छिल जाता है। तो वहां से 2 ध्वनियां निकलती हैं। एक तो वही जो छोटा सा मैंने कहा, उसके लिए वत्स शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो आपसे जो द्वंद ध्वनियों में जब चर्चा चली, तो ये देख लीजिए ल और स का की जो गिनती की गई, दरअसल ये ल और स ध्वनियां जो है वो कहां से निच्चरित उच्चरित होती है? ये सीधे सीधे शुद्ध अगर कह दिया जाए तो ये जो स ध्वनि है, ये किसकी? ये वत्स ध्वनि है। फिलहाल जब आपसे दंत ध्वनियों की चर्चा चले और आपसे पूछा जाए कि दंत ध्वनियां कौन सी हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव दांत को स्पर्श करता है, वो ध्वनियां दंत ध्वनियां हैं। तो वो कौन सी हैं? तो त, थ, द, ध, ल, त, ल। यहां आपसे जो मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि ये ल और स ध्वनि जो है, जो छोटा सा है, ये ध्वनि कौन से? ये वत्स ध्वनि है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कुछ भाषाविद, जो कि उच्चरित कहां से ठीक वहीं से हो रहा है, कुछ सेंटीमीटर, मतलब आप समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर से कम की जगह का अंतर आता है। तो इसके लिए होता क्या है कि विद्यार्थी को भ्रम होने लगता है। तो विभाजन के लिए, और हमारे यहाँ वैज्ञानिकता इतनी ज्यादा है ध्वनि विज्ञान के संदर्भ में, कि इन्होंने क्या किया ये कि उसे वत्स के रूप में चिन्हित तो किया, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ जो है, जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो एसेंट की बात आती है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि यही ध्वनियां मराठी में भी उच्चरित होती है, मतलब कई भाषाएं भारत की ऐसी हैं, आधुनिक भारतीय भाषाएं, जहां की, क्योंकि सारी भाषाएं जो वो कहां से निकली हैं? संस्कृत से निकले हैं, और अध्ययन हम उसी का कर रहे हैं। तो यहां आपसे देख लीजिए, मैंने जो गलत उच्चारण तुरंत किया एक झटके में, क्या ये आदत बन गई है? मैंने कहा उसी का किया, तुरंत हमने क्या किया? तालव्य श का उच्चारण कर दिया। जैसे कोई आपसे बातचीत कर रहा होता है, और बातचीत करने में वो शहर को शहर, सात को सात सुन के अटपटा लगता है। अटपटा लगता है कि नहीं? क्यों लगता है अटपटा? इसके लिए लगता है क्योंकि उस ध्वनि के उच्चारण स्थान को आपने जाना। जाने दीजिए, न वो लिटरेचर का विद्यार्थी है, न वो भाषा विज्ञान का विद्यार्थी है। क्योंकि हम भाषा जो है जब भी सीखते हैं, तो भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकरण से सीखते हैं। तो सारे लोग जैसे उच्चारण करते हैं, हम अपने आसपास से अनुकरण करते हैं, तो उस अनुकरण के आधार पर बोलने लगते हैं। वहां हमें बोलने के लिए किसी भी तरीके के व्याकरण के नियम की, किसी भी तरीके के काव्य शास्त्र के नियम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसी में बोलने में जब कोई किसी ध्वनि का उच्चारण करता है और वो अटपटा करता है, तो वो अटपटा नहीं, अपने हिसाब से वो ठीक कर रहा है, लेकिन क्या है? वो अनुकरण गलत कर रहा है।
और हमने क्या किया, क्योंकि कान की जो भाषा है जो बोली गई वो तो सुनी गई ना, तो कान की जो भाषा, कान की भाषा ने उसे उस तरह से सुनना स्वीकार नहीं किया कि नहीं ये क्या है, ये गलत है। तो अब कान की भाषा ने स्वीकार नहीं किया, तो उसके लिए तो बोलने वाली जो भाषा है वो बताएगी कि नहीं साहब ऐसा है कि इस ध्वनि का आपको उच्चारण करना हो तो आप किस स्थान पर अपने करण को, अपने जीभ को लेके जाए। तो यहां यही बात चल रही है कि दंत ध्वनिया दांत के को स्पर्श करके जो ध्वनि जो उच्चरित होती है, तो चूंकि हमेशा क्या हुआ, एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो, आवाज आई बेटा? हाँ, आवाज आई? हाँ सर, आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो यहां आपसे कि चूंकि करण ध्वनि का उच्चारण करने के लिए कौन जाएगा, बार बार जीव जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में जो मैं दंत और वत्स पे है इसकी व्याख्या इसके लिए ज्यादा किया क्योंकि आप देख लीजिए ये स ध्वनि जो है दंत में भी है और ये स ध्वनि जो है कहाँ है, ये स ध्वनि जो है वत्स में भी है। तो इस बात को आप जान लीजिए कि शुद्ध अगर कोई ध्वनि वत्स है तो वो कौन सी ध्वनि है, वो सीधे सीधे जो है स है, च छ ज, है कि नहीं। ये आकर के कुछ हद तक जो इससे मिलती है। स्पष्ट है, स्पष्ट है? अरे हाँ ना में बोलो ना भाई। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो रिटकर या नेहा मतलब इन लोगों के या समंथा इनके तरफ से जो रिस्पांस आया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेहुल का रिस्पांस है तो वो भी विशेष है। तो यहां आपसे जो चर्चा चली कि दांत के पास गए, दांत के नीचे जो मसूड़े के पास गए, अब मसूड़े से हम कहां चले गए, मसूड़े से हम थोड़ा सा और पीछे गए, ओठ एक स्थान, दांत दूसरा स्थान, दांत के नीचे जो खुरदुरा वाला भाग है बस स्थान, मतलब दांत का जड़, और उससे जो है पीछे थोड़ा सा जाइए तो आप देख लीजिए कि जीभ आप ऊपर लेके जाइए तो वहां जो है क्या है, वहां जो है जिसको आप शुद्ध मसूड़ा कहते एकदम खुरदुरा सा है और वो एकदम करार तक ऊंचाई तक, उसके बाद जाकर के एक एकदम वो गड्ढा जिसको मुर्दा कहते हैं वो शुरू होता है। दिखाई पड़ा आपने उसको जो किया? हेलो, मैं कर रहा हूं अपने जीव ने, हाँ सर। है कि नहीं। ये देखिए तुरंत इसके बाद जो है गड्ढा जैसा उतार जैसा शुरू हो जाता है, तो वहां से कौन सी ध्वनि जो उच्चरित हो रही है। तो जब हम वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद हमें जो उच्चरित हुई ध्वनि दिखाई पड़ती है वो कौन सी है, चूंकि वो स्थान तालु का है, वो स्थान तालु का है। ऐसी स्थिति में तालु से जो ध्वनियां निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। वो ध्वनियां कौन सी है, च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ, एकदम शुद्ध तालु की ध्वनियां हैं, एकदम कड़क जा करके ये तालु को स्पर्श कर रहे। तो हमारी समझ से इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता जो है मेरी समझ से नहीं है, क्योंकि यहां जो है हमारी जीव जाती है, दंत के पास थे, वत्स ध्वनि के पास थे, तो वहां तो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहां जीव जा रही है, झटके से हट जा रही है। चाहे वो दंत ध्वनि हो
ये दांत के जड़ में पीछे वाली जो स ध्वनि थी, जो ल ध्वनि थी, उसके उच्चारण में जीभ वहां जा रही, झटके से हट हट जा रही है। लेकिन तालब जिसको आपको, जिसके लिए आपको बताया कि ये खुरदुरा वाला भाग एकदम करार तक, ऊंचाई तक, क्योंकि उसके बाद जब वो क्या हो रहा है, मूर्धा शुरू हो जा रहा है, एकदम गड्ढा जिसको कह दीजिए, क्योंकि भाषा विज्ञान की भाषा में उसे मूर्धा कहते हैं। और आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया गड्ढा मतलब क्या, गहराई। तो देख लीजिए हमारी जीभ जो है जाती है क्या, तालु को स्पर्श करती है। कितनी वैज्ञानिकता है, मतलब देख लीजिए कैसे कैसे एक तरफ से वो उसको विश्लेषित करने के लिए, समझने के लिए कोई आसानी से सीख सकता है। तो वहां से कौन सी ध्वनि निकल रही है, च, छ, ज, झ, ञ, है कि नहीं। अब इसके बाद जो है आगे जाते हैं, तो चूंकि ट, ठ, ड, ढ, अण, ये हमारे यहाँ की ध्वनि नहीं है। ये क्या, ये आयातित है, बाहर से आई है। फिलहाल अब ऐसा कह के जो है हम तो एक झटके से निकल नहीं सकते, है कि नहीं। ऐसा कह के हम ये कह लें कि नहीं जो है इस ध्वनि से निकल जाए, तो नहीं। चुप, इनका तो प्रयोग हमारे यहाँ खूब होता है। टमाटर है, ठाकुर है, डलिया है, ढक्कन है कि नहीं, करते हैं कि नहीं। अरे यार आप लोग एकदम चुप हो जाते हैं। जी सर, करते। करते हैं। तो इसको क्या कर रहा है, पूर्व तालब्य। यहां बेटा एक शब्द जो है ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत अच्छी लाइन कहने जा रहा है भाषा विज्ञान के विद्यार्थी के लिए। मेहुल आप नोट कीजिएगा, हम कहां होते हैं, बाहर से भीतर आते हैं। आप कहेंगे सर ये उल्टा, बाहर कहां है, यहां प्राणवायु, प्राणवायु क्या, जो हमारी श्वास नली है वो क्या होती है, यही बाहर होती है। कंठ से ही विभाजन जो शुरू हो जाता है, ठीक है। कंठ से विभाजन शुरू हुआ मतलब कि बाहर जैसे ही वायु आई और कंठ ने अवरुद्ध किया, तो यही जो बाहर आई। तो यहां जो है लिखा है पूर्व तालब्य। पूर्व मतलब पहले, तालब्य तालुक है। यही बात अगर शुरू में मैं कहता तो आप क्या कहते, आप कहते नहीं सर जो है ऐसा कैसे है कि नहीं। नहीं तो कितनी वैज्ञानिकता है कि जहां जो है ये शुरू हो रहा है कंठ से, हिंदी व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण वहीं से शुरू हो रहा है। कैसी वो मेधा रही होगी, कल्पना कर लीजिए। जबकि हम आदिम थे, किसी भी तरीके की किसी भी तरीके की लिखित भाषा नहीं थी, किसी भी तरीके की वाचिक भाषा नहीं थी, किसी भी तरीके की व्याकरणिक संरचना नहीं थी। क्या था, मुंह से, जैसे प्राइमेट जगत से, चाहे वो पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, उनकी जो ध्वनियां होती है मुंह की, स्वाभाविक वैसे ही मनुष्य की भी रही, क्योंकि हम तो आदिम थे ना। आज के हजारों साल, लाखों साल पहले और क्या था, हम आदिम थे, जंगलों में रहते थे, हमारी आवश्यकताएं वहां पूरी हो जाती थे। हमने अपने जो अनुभूति थी, तो अनुभूति तो प्राइमेट जगत को भी होता है ना। शुरू में ही मैंने भाषा वाले पाठ में इसको खूब बताया है। तो उसे व्यक्त करना था। तो क्या हो रहा है, अब यही जो बाहर हवा जा रही थी, हमने उसे जगह जगह जा क्या किया, वो बाहर निकलती हुई हवा को सबसे पहले तो हमने चिन्हित किया कि नहीं इस तरीके की ध्वनि आ रही है। तो हजारों साल बाद ये चिन्हित हुआ होगा कि कैसे, कि उस तरीके की ध्वनि निकलने पर
विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। कल शाम को, कल का मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों ने भी इसको खूब देखा होगा। कल शाम को मैं वॉकिंग पे था, तो इवनिंग वॉक पे था। हुआ क्या कि एक नहीं दो थे, दो पालतू मोटे ताजे कुत्ते, उनका मालिक जो उन्हें टहलाने के लिए निकला था। तो मैं जा रहा हूं, मेरे थोड़ी दूर आगे जो वो था, तो क्या है कि कुत्ता हो सांप हो तो इनसे दूरी बना के रहनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं दूसरी रास्ते की दूसरी तरफ हो जाऊं जिस पे मैं टहल रहा हूं। मैं दूसरी तरफ होने के लिए अभी कदम बढ़ाया कि मैंने देखा कि पीछे से कई कुत्तों के भूखने की आवाज आई। तो कई कुत्तों के भूखने की जो आवाज आई थी, उसमें हुआ क्या था, पहले एक कुत्ता भूखा, तो जो भूखा वो तो पास था, लेकिन पीछे से कई आवाजें आई, तो जो उसको देख नहीं रहे थे। इसका मतलब है, ध्यान दीजिए भाषा विज्ञान के लिए, तो इसका मतलब है कि उस कुत्ते ने जिस तरह की विशेष ध्वनि का प्रयोग किया, उसकी ध्वनि को सुन करके जिस इलाके में जहां वो था, उसके साथ के पीछे वाले कुत्ते जो भूखते हुए आगे बढ़ने लगे। कई कुत्तों का समूह आ गया। क्योंकि कुत्ते भूख रहे हैं, उसका मालिक जो है थोड़ी देर के लिए ठमका, मतलब रुका, क्योंकि उसका कुत्ता ताकतवर था। उसने जो है जो पट्टा लिए था उसका ढीला किया, तो जो पीछे वाले थे वो क्या हुआ, वो पीछे हटे होंगे, वो फिर मैंने नहीं देखा। मैं चलता हुआ आगे गया, तो मैं क्या देखता हूं कि उससे 50 मीटर दूर, जहां से ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, जिसके लिए मैंने नोटिस किया क्या कि उनको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां से 8-10 कुत्ते छोटे 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 जो भी थे, वो एक विशेष तरह की ध्वनि करते हुए वो भूख रहे थे। वो क्या था, वो संकेत था। मनुष्य ने क्या किया होगा, मनुष्य ने उसी संकेत को पकड़ा होगा, है कि नहीं। वो क्या संकेत था, अब अनुमान हम करेंगे कि भाई हमारे इलाके में कोई बाहर से आ गया है, अनुमान करेंगे कोई अपरिचित है, अनुमान करेंगे कि ये जो आया है इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। जहां आप रहते हैं वहां देख लीजिए, गरीब लोग होते हैं, और वो क्या कूड़ा करकट बिनने के लिए प्लास्टिक है, बॉटल है, इत्यादि इत्यादि जो चीजें आप जो है सड़क पे इधर उधर फेंक दिए होते, वो बिनने के लिए आते हैं। देखा है कचरा बिनने वाले को? हाँ सर, हाँ सर, देखा है। और किसी ने नहीं देखा? सबने देखा। और आप ये देख लीजिए कि वो अपने पीठ पे एक झोला लिए होते हैं, क्योंकि जो सामान वो बीनेंगे वो क्या करेंगे, उस झोले में डालेंगे। तो वो सामान वो झोले में डालेंगे, लेकिन आप देख लीजिए ऐसे कचरा बीनने वाले जब भी आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके आसपास जहां भी आप होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, तो उनको देख करके कुत्ते भूखने लगते हैं बहुत दिनों तक। कुत्तों के भूखने के उस कारण को मैं नहीं समझ पाया, बल्कि मैंने 2 कविताएं उस पर लिख डाली थी कि गरीब आदमी पे, है कि नहीं। अरे भाई वो जो काम कर रहा है वो गरीब है, उसके ऊपर आदमी तो छोड़ो, आदमी तो दुत्कारते ही है, वो तो उनसे घृणा करते ही है, जबकि वो उस योग्य नहीं है कि उससे परहेज किया जाए, घृणा किया जाए। वो तो अपना काम कर रहा है ना, जैसे हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, तो मेरे जहन में यह आया था कि देखिए कैसे कुत्ते भी जो है गरीब आदमी से घृणा करते हैं। बाद में क्योंकि होता क्या है कि हमारी जैसे फैमिली प्लानिंग होती है, वैसे ही नगर महापालिका वाले या बीएमसी वाले उनको पकड़ते हैं और फिर उनकी नसबंदी कर देते हैं, जिसकी वजह से कि उनकी संख्या न बढ़े। तो उसके लिए वो क्या करते हैं
जिसको मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा। तो जो पहली बार मैंने अनुभव किया कि वो आते हैं तो जैसे ये कचरा बीनने वाला बड़ा सा झोला लिए होता है, वैसे कुत्ते को पकड़ने वाले वो जो आते हैं नगर महापालिका के, जहां मैं भाईंदर रहता हूं ये नगर महापालिका है, और जहां आप रहते हैं बृहद मुंबई तो नगर महापालिका है। तो वहां आपने देखा होगा कि कारपोरेशन के जो लोग आते हैं तो वो उनको पकड़ते हैं, और पकड़ के क्या करते हैं, पकड़ के उनको जो है वही वो इंजेक्शन दे देते हैं कि जिससे क्या हो कि उनकी जो प्रजनन क्रिया है, जो उनकी संतानोत्पत्ति है, वो रुक जाए। तो चूंकि वो पकड़ते हैं और पकड़ के वो इंजेक्शन देते हैं, तो एक त्रासद दौर से उनको गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए ये पैदल जो घूम रहा होता है अकेले, इसको देख करके इसके झोले को, उन्हें वही झोला और वही आपात स्थिति जो है याद आती होगी। तो जब एक आवाज करता है तो एक के आवाज करने के बाद क्या होता है, दूसरे आवाज करने लगते हैं। ऐसे ही रहा होगा कि मनुष्य ने इस कुत्ते के उदाहरण के द्वारा, या मधुमक्खी जो क्या करती कि एक कहीं देखी कि फूल है, वो जाती है भिन्न 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 करती है, उसमें भी पीछे जो इस पे बहुत चर्चा हुई रही होगी, फिर ढेर सारी आ जाती है। तितलियों के संदर्भ में देखा होगा, आपके घर में, हमारे घर में इस चीज को हमने, जो ये मक्खी होती है, चींटी या चींटे को देखा होगा कि एक आती है, देखी कि नहीं यहाँ कुछ मीठा है, और इसके बाद क्या होता है, चींटियों की कतार लग जाती है। कभी आपने विचार करने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता होगा? नहीं, क्योंकि हम भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो ये जो व्याख्या मैं किया, यही समझने का कि इसी को उस समय का ये प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यही अब जो सामाजिकता आने जा रही है, इस प्राणी ने क्या किया होगा, इस प्राणी ने उस ध्वनि को चिन्हित किया। विश्व के सारी भाषाओं के उत्पत्ति की प्रक्रिया यही है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, मंगेरियन मतलब चीन की भाषा हो, जैपनीज हो, रूसी हो, मतलब जो भी भाषा हो, जो जहां रहा होगा उसने उसको चिन्हित किया। तो उसके लिए क्या किया, ध्वनि चिन्ह दे दिए कि खास तरह की आवाज होने पर खास ध्वनि के लिए खास चिन्ह। तो भारतीय भाषा के पास जाते हैं, तो संस्कृत ने क्या किया, क्योंकि इसके जो बोलने वाले लोग होंगे, रुक जाइए, इसके और पहले जाइए, इसे बोलने के लिए ध्वनियों को चिन्हित करने वाले जो लोग रहे होंगे, वो ज्यादा समझदार रहे होंगे। ध्वनियों को ज्यादा समझदार मतलब क्या, कि ध्वनियों को ज्यादा अलग करने में समर्थ रहे होंगे। तो आज हमारे यहाँ क्या हो गई, संस्कृत में वैदिक काल में हमारे पास 54 ध्वनियां हैं, लौकिक में आते हैं तो 52 हो जाती है, और आज कभी 52, कभी 54, कभी 48 की चर्चा चलती है। और हम ये कहते हैं कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। बहुत बड़ी सामर्थ्य हो गई भाषा की। तो जैसा बोलते हैं, बोलने के लिए ध्वनि को जो है क्या किया होगा, चिन्हित किया होगा। उदाहरण मैंने कई ये दे करके है। तो जो मैंने कहा बाहर से भीतर, तो ओठ क्या है, वाग यंत्र में, वाग यंत्र क्या है, यही मुंह। वाग यंत्र में होठ की भूमिका कैसी है, सबसे बात की है, लेकिन पढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां से शुरू किया। कारण रहा कि फिर जो भाषा वाले में बताया रहा होगा, कारण ये रहा कि चूंकि हम अनुकरण से बोलना सीखते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद जो वो अनुकरण करता है तो उसके नजदीक माँ होती है। तो माँ जिस तरह के शब्दों का उच्चारण करती है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा माँ को बोलते हुए जब देखता है तो उसे देखते हुए क्या करता है, माँ के बोलने की प्रक्रिया का अनुकरण करता है कि नहीं। तो माँ के बोलने की प्रक्रिया का जब वो अनुकरण करता है, तो अनुकरण किसका करता है,
क्योंकि उसे अभी ध्वनि का ज्ञान नहीं है। उसे क्या दिखता है? होठ हिल रहा है, तो हिलते हुए होठों को देखकर वो भी अपना होठ हिलाता है। और उसके मुंह से आप देख लीजिए, विश्व के अधिकांश बच्चों के मुंह से, मतलब ये मम, माँ, मदर, माई, आई, मतलब ये सारे क्या है? मतलब दूसरी दूसरी भाषाओं के पास भी आप जाएंगे तो माँ के लिए जो संबोधन मिलता है वो कौन सी ध्वनि होती है? मतलब इसको आप अध्ययन कीजिएगा। मैंने बहुत उसको नहीं देखा, लेकिन जहां जितनी भाषाओं के शब्दों को देखा, माँ के लिए सारे शब्द जो ओष्ठ ध्वनियां हैं। क्योंकि जो नकल किया किसका किया? ओठ के जो है हिलने का। तो यहाँ भाषा विज्ञान में आपको पढ़ाने के लिए अगर हम कहते हैं भीतर से शुरू करते तो समझने में और समझाने में असुविधा होती। लेकिन ये देख लीजिए कि जिसको हमने व्यंजन कहा, तो क से लेके ज्ञ तक जब इसको आप पढ़ ले रहे हैं और इसके बाद जो क्रमशः ध्यान दीजिएगा, तो कंठ से शुरू होगा क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क्या हुआ? यही हुआ ना। हम जो है एक एक करके क्या कर रहे हैं? हम जिसको कहा कि बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर से तो क्या हो रहा है? क्रमशः बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि सांस तो यहीं से निकलनी शुरू हुई। तो यहां आपसे जो बात की गई, तो अब कौन सी ध्वनि आती है? पूर्व तालव्य। मुख्य मुद्दा यही था, इसी की व्याख्या करने में सारा बताना पड़ा है। पूर्व मतलब पहले, तालव्य मतलब तालु के। तो पूर्व तालव्य के पास जब हम जाते हैं तो देख लीजिए, तालव्य के लिए तो मैंने बताया कि ऊपर खुरदुरा वाला स्थान से लेकर के जहां चढ़ान पूरा है, गड्ढा शुरू होता है, तो गड्ढे वाले भाग को, निचले भाग को मैंने मूर्धा कहा था। तो जो शुद्ध मूर्धा है उसके जड़ के पास आप जाइए, तो वहां से कौन सी ध्वनि निकलती है? ट, ठ, ड, ढ, अण। आपने उच्चारण किया, देखिए जीभ क्या करती है? ट, ठ, ड। जीभ सीधे खड़ी होकर के और जाकर के जो है ऊपर वाले गड्ढे वाले भाग को छू रही है। पूर्व तालब, पूर्व मतलब पहले, तालव्य मतलब तालु से। तो तालु तो ये खुरदुरा वाला भाग है जहां से उतार शुरू होता है। लेकिन जहां पूरा गड्ढा है, मूर्धा स्थान के ठीक पीछे वाला, ट, ठ, ड, ढ, अण उच्चारण कर रहे हैं। स्थान समझ में आ रहा है? नेहा? हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? उच्चारण कीजिए। ट, ठ, ड, ढ, अण। टमाटर, टाटा, ठाकुर, है कि नहीं? जीभ कहां जा रही है? नहीं समझ। आपसे चर्चा करने के दौरान अभी तक मैंने आपको बताया कि जो ओष्ठ से ध्वनि निकलती है वो क्या? वो प वर्ग की ध्वनियां है। दांत से जो ध्वनि निकलती है वो त वर्ग की ध्वनियां है। अब कहाँ आ रहा है? अब हम जो है एक एक चलते हुए हमने जो वत्स ध्वनियों की चर्चा की, दांत के ठीक पीछे जो खुरदुरा स्थान है कि नहीं, फिर तालव्य ध्वनियों की चर्चा की। अब यहाँ जो हम कहाँ आ गए? हम पूर्व तालव्य के पास आ गए। तो तालव्य ध्वनियों की चर्चा जब हमने की थी, तो ठीक वहां से जब हम नीचे उतरते हैं और मुंह के ऊपर वाले मसूड़े का जो सबसे पिछला भाग होता है, जीभ जा करके उसी को छूती है। जब उसको छूती है तो वहां से जो ध्वनि निकलती है वो कौन सी होती है? ट,
ठ, ड, ढ, अण। समझ में आया? रीड कर। डिसूजा। हाँ रीड कर बोलिए। जी सर। हाँ, ट, डिसूजा। जिनल। समझ में आया? जिनल। नहीं समझ में आया, सो गई। फिलहाल यहाँ जो वो क्या है, वो टठा टठा अड़ा जो है वो पूर्व तालव्य है। अब यस इसके सर। बाद, हाँ, इसके बाद जो है जिह्वा मूल से या कंठ से क, ख, ग, घ, अंग, जीव को 3 भागों में बांटा था, जैसा आपको याद होगा। अग्र भाग, अगला भाग, मध्य भाग, बीच का भाग, पश्च भाग, पीछे का भाग, जिसको जो है मैंने कहा था कि पीछे वाले भाग के लिए जो जिह्वा मूल शब्द का भी प्रयोग आता है। मूल मतलब जड़ होता है। तो यहाँ से कौन सी ध्वनि निकलती है, मतलब फेफड़े से जो वायु निकली तो वो जो क वर्ग की ध्वनिया है। तो क वर्ग की ध्वनिया क, ख, ग, घ, अंग है कि नहीं? तो ये कहां से निकल रही है? ये ध्वनि जो जिह्वा मूल से निकल रही है। और एक ध्वनि अंत में आती है जो गले के भीतर, ये हकार जैसी है, स्वर यंत्र मुखी इसके लिए जो कहा जाता है। सही बात ये है कि न ये जिह्वा मूल से निकल रही है, मतलब न ये क वर्ग की ध्वनि है और न ये ऊपर चूंकि स्वर वाली ध्वनि है, क्योंकि हाव के साथ अ लगा हुआ है। तो विशुद्ध ये, क्योंकि जब इसके पास जाते हैं तो है तो ये कंठ ध्वनि, समझ रहे हैं, लेकिन जो है ये हा 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 हा। तो इस क्रिया में क्या होता है, जो कंठ ध्वनि क, ख, ग, घ, अंग की चर्चा होती है, तो इसमें जो है जिह्वा मूल जो है क्या करता है, वो फैलता है, वो मोटा होता है। लेकिन यहाँ जो है जो ये हकार वाली है ध्वनि है, ये स्वर यंत्र मुखे है। हा हा, इसमें सीधे सीधे ये कह लीजिए तो इस जिह्वा का मूल, मध्य, अग्र सारा चिपकता है और नीचे की तरफ। और ऐसी स्थिति में इस ध्वनि का उच्चारण कितनी वैज्ञानिकता है कि अंदर से जिस बाहर से हमने ऑक्सीजन को लिया था वो अवशिष्ट, मतलब हमारे लिए क्या है, बेकार है, कचरा है शरीर के दृष्टिकोण से, शारीरिक संरचना के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हमने क्या किया, हमने किया ये कि विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे पहली रिसाइकलिंग की, कि एक बार उपयोग करके उसका ऑक्सीजन ले लिया, अब जो बचा वो क्या है, वो दूषित वायु है। लेकिन उसको जगह जगह जो हमने क्या किया, अवरुद्ध किया, रोका, गले से लेकर के ओठ तक जिसकी यात्रा हमने की। यहाँ जो क्या स्थान कि विभिन्न स्थानों पर जीभ पहुंची और जो ध्वनि निकली हमने उसको चिन्हित कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका व्यंजनों का स्थान के आधार पर विभाजन हो गया। अब किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य करने के लिए क्या करना होता है, प्रयत्न करना होता है कि नहीं? हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो ठीक वही स्थिति जब हम ध्वनि क्रिया के पास जाते हैं, जब हम ध्वनि करते हैं तो किसका होता है, हमें भी प्रयत्न करना पड़ता है। तो विभाजन का एक आधार तो क्या रहा, विभाजन का एक आधार तो स्थान रहा। अब विभाजन का दूसरा आधार जो होगा ये प्रयत्न होगा कि जिस ध्वनि के उच्चारण में, वो मात्रा वाली परिभाषा अब आपको जो है अपने जेहन में रखनी होगी, है कि नहीं? तो यहां जो जिस ध्वनि के उच्चारण में
जितना प्रयत्न किया जाए, है कि नहीं? तो जितना प्रयत्न किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी ध्वनि के उच्चारण में जो करण है, जो जीव है, वो अपने स्थान से चलता है। जो कहा जा रहा है कि एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करे, तो एक अंग, तो ये स्पर्श करने के लिए जो आगे बढ़ता है, हर स्थिति में आपको बताया कि दो ही करण है, दो ही अंग है मुख के। एक तो जीभ है, दूसरे निचला होठ है, जो कि जाकर के स्पर्श करता है। तो यहां क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ी सी सुविधा हुई, थोड़ी सी शब्दों के उच्चारण के लिए ध्वनियों के प्रयत्न का भी महत्व जो है वो कम नहीं है। तो विभाजन के लिए क्या हुआ, अब उच्चारण में एक अंग, तो वो जो एक अंग है वो जीभ हो या होठ हो, क्या करे, दूसरे स्थान को, दूसरे अंग को स्पर्श करे। तो वो क्या करेगी, वो भी जिसको दूसरा अंग कहा जा रहा है, वो क्या, वो तो उच्चारण स्थान है ना। तो ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले ऐसी ध्वनियों को लिया जो कि स्पर्श व्यंजन की ध्वनि के स्पर्श करने से उच्चरित होते हैं। तो ये कौन सी ध्वनियां है, जो कहते हैं क, ख, ग, घ, क, ठ, द, ध, च, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ। यहां आप देख लीजिए, तो जो 5 वर्ग है कि नहीं, जो 5 वर्ग है, पांचों वर्ग इसमें आ जा रहा है, जिसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कहा जा रहा है। ये ध्वनियां किससे निकल रही हैं, ये ध्वनियां जो है, एक अंग जब दूसरे अंग को स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श करने में जो प्रयत्न किया जाता है, जैसे यहां से आप अपने घर से बाहर निकले, तो आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको क्या करना पड़ा, प्रयत्न करना पड़ा। तो इसके लिए प्रयत्न की क्रिया में स्पर्श व्यंजन, तो आपको पांचों वर्ग की ध्वनि आ जाती है। अब इसके बाद चूंकि प्रयत्न की इस क्रिया में जो प्राणवायु बाहर निकल रही है, वो क्या करती है, संघर्ष करती है। क्या करती है, संघर्ष, घर्षण करती है, रगड़ती है। दिखाई नहीं पड़ता, है कि नहीं? क्या रगड़ती है, जो, अरे भाई मैंने ये क्या है, नाक तो बनाया था, हमारी जो शारीरिक संरचना है, ऊपर वाले ने शारीरिक जो संरचना है, तो उस संरचना में ये जो श्वसन की क्रिया थी, ये जो सांस लेने की क्रिया थी, वो किससे थे, हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से जो है सांस छोड़ते हैं, यही ना, इसकी बनावट इसी के लिए है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सांस छोड़ने का मार्ग परिवर्तित कर दिया। और मार्ग जो परिवर्तित किया कि सांस तो नाक से ली गई, लेकिन सांस को नाक के रास्ते ही, जो योग का सिद्धांत है, वहां से बाहर न करके हमने जो मुख के रास्ते, मुंह के रास्ते उसको बाहर करना शुरू किया। और इस प्रक्रिया में हमने क्या किया, हमने जो है बीच में अवरोध, जो ब्रेकर होता है, जैसे बांसुरी है, बांसुरी में आपने देखा होगा, मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद 6 सुराग होते हैं। और क्या होता है, बांसुरी वादक जो 6 सुरागों को बंद कर देता है। आप भी लेके बंद कर दीजिएगा, देखिएगा, फूंक मारेंगे तो वायु सीधे निकल जाती है। लेकिन क्या होता है, आपने फूंक मारे और ऊपर जो सुराग है उस पर जो उंगली रखी थी, किसी एक को आपने छोड़ दिया, तो वो हवा क्या होगी, जो सीधे निकल जाती बांस की मंबू की उस पुपली से, वो उस जगह से रगड़ के बाहर आ गए। और जब वो बाहर आई, सकरे रास्ते से गुजरी, तो क्या हुआ, ध्वनि निकली। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करने में
एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करे, वो स्पर्श व्यंजन है। और संघर्षी के लिए कि जिस ध्वनि के उच्चारण में एक अंग दूसरे अंग के इतने निकट आए, इतने निकट आए कि वो रास्ता इतना संकीर्ण हो जाए कि अंदर से आने वाली जो वायु है उसे क्या करना पड़े, रगड़ना पड़े, घर्षण करते हुए निकलना पड़े। आप इसको समझने के लिए जहां बैठे हैं आप अपनी नाक को बंद कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड के बाद आपको लगेगा कि जैसे आपका दम घुट रहा है। उसमें क्या हुआ, आपने केवल नाक का रास्ता बंद किया। अब जब नाक का रास्ता बंद किया, ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर मौजूद जो वायु है वो वायु क्या करेगी, बाहर जाने का प्रयास करेगी। अब बाहर जाने का प्रयास करेगी और नाक का रास्ता बंद है, ऐसी स्थिति में वो जो है मुंह के रास्ते से बाहर जाएगी। ध्वनन में यही काम करता है। तो अब मुंह के रास्ते से बाहर जाएंगे। अब आप क्या कीजिए कि नाक तो बंद किया है, ओठ चिपका लीजिए, जिसको आप कहते हैं, कहेंगे सर ये तो दम घुटने लगेगा, मृत्यु हो सकती है। मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने यही किया कि अब ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करना है, सांस तो हमने नाक से लिया, हालांकि कुछ लोग जो है मुंह खोल करके मुंह से ही सांस लेते और मुंह से ही छोड़ते हैं, वो तरीका गलत है। वो क्या करता है, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो तरह तरह के विभिन्न विकारों को, क्योंकि वो क्या विसंगतिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, तो वो रोग पैदा करने का कारण बनता है। फिलहाल ये विषय दूसरा होगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि अगर मुंह से सांस लेने की, मुंह से सांस छोड़ने की आदत है तो परिवर्तित करने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिए कि जब कभी आपने मेहनत का काम किया होगा और ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऑक्सीजन, जब मेहनत का काम कर रहे होते हैं तो ज्यादा हम सांस खींचते हैं और ज्यादा सांस खींचते हैं और फेफड़े को ज्यादा ऑक्सीजन मिला तो ताकत आई, और ताकत आई तो हमने उस कार्य को तो पूरा किया। लेकिन अब अंदर मौजूद जो वायु है उसे बाहर जाना है और नाक का रास्ता तो सक्रिय है, तो पूरी वायु तुरंत उससे नहीं निकल पाती। तो क्या होता, मतलब कि हम जिसको कहते हैं हांफना, कि सांस जो है बड़ी तेजी से तब हम नाक और मुंह दोनों से लेते हैं और दोनों से छोड़ते हैं, क्योंकि शरीर को उस समय ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। शरीर ऑक्सीजन लेता है जितनी तेजी से, उतनी तेजी से वो क्या करता है, उसका जो अवशिष्ट है, शरीर को ऑक्सीजन चाहिए था उसको ले लिया, अब उसका जो बचा हुआ भाग है, जिसको हम क्या कहेंगे, रद्दी कहेंगे, कचरा कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जिसको आप चिन्हित करते हो, उसको बाहर निकालते हैं तेजी से, क्योंकि वो अंदर रहेगा तो क्या करेगा, दोष पैदा करेगा। तो अब ये हवा खसती हुई, रगड़ खाती हुई बाहर जाती है। तो कहते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख यंत्र के दो अंग एक जगह आ जाए, तो बार बार मैं कह रहा हूं कि जो जाने वाला अंग है वो कौन सा है, वो यही जीभ है, वो निचला होठ है। तो कहते हैं इतना नजदीक आ जाए कि अब भाई ऑक्सीजन हमने लिया है तो उसे तो बाहर जाना ही जाना है ना, और हमने मुंह का रास्ता खोला तो नाक के रास्ते की तुलना में मुंह का रास्ता ज्यादा चौड़ा है, तो वो वायु, हवा तो जिधर स्थान पाएगी उधर से निकलेगी। क्योंकि हवा और पानी को हम क्या कर सकते हैं, हवा और पानी को बंधन में बांध नहीं सकते, उसका आवेग रहेगा और जिधर भी उसको रास्ता मिलेगा वो रास्ता बना लेंगे। तो जो ये श्वसन की प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया है, इसमें नाक के रास्ते की जगह वहां अवरुद्ध किया नासिका मार्ग, नासिका नाक का जो रास्ता, नासिका मार्ग अवरुद्ध किया और मुंह से निकल रहा है, तो ये होठ या ये जीभ जाकर के क्या कर रही है, उच्चारण स्थान को सकरा कर दे रही है।
अब स्थान को सकरा कर दिया तो अंदर से जो वायु है उसको बाहर निकलना, तो वो क्या करेगी, वो घर्षण करेगी। तो जब घर्षण करेगी तो इसमें जो ध्वनियां हैं उसमें आप देख लीजिए, बाहर से दिखाई जाने वाली ध्वनि जो वो आपको पहले लिखी हुई दिख रही है, वो क्या है, फ। वो है फ, ब, भ, म, प, फ। फ में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए दोनों ओर चिपक जा रहे हैं कि नहीं। प, फ, ब, भ, म। आप आसानी से उच्चारण कीजिए तब भी। और जैसे पढ़ाने के लिए मैं एक एक ध्वनि पे जो जोर दे रहा हूं, प, फ, ब, तो जो फ कह रहे हैं, तो फ कहने में आप हमेशा देख लीजिए कि होठ का ये जो आगे वाला हिस्सा है, मतलब पूरा तो चिपक रहा होता है, लेकिन ये क्या, ये ज्यादा चिपक रहा है, और अंदर से आने वाली वायु क्या कर रही है, वो उसको धक्का मार रही है। और जब उसको धक्का मार रही है, जो उसका आवेग है, तो जैसे ही वो आवेग बाहर निकलता है तो ध्वनि का उच्चारण हो जाता है फ। समझ में आ रहा है। तो इसमें जो है ज, ज, जीव जाके चिपक रही है, श, ख, ग, ह। तो ये सारी ध्वनियां हैं जिसमें जो होता क्या है कि एक अंग दूसरे अंग के पास इतना नजदीक जाता है कि उसके बीच से रगड़ खा करके वायु को बाहर निकलनी पड़ती है। और फिर दूसरा क्या है, स्पर्श संघर्षी। मतलब एक तो विशुद्ध रूप से शुद्ध शुद्ध ये कि उसके उच्चारण में रगड़ना ही है। कितनी वैज्ञानिकता है कि हल्का घर्षण, भारी घर्षण, ये सारे को अलग अलग जो चिन्हित कर देते हैं। तो अब क्या किया कि एक अंग दूसरे अंग को जाकर के स्पर्श करे, उसके छुए तो, लेकिन क्या हो कि वो उसे हल्का सा स्पर्श करे, दूसरे अंग के नजदीक हो, और फिर ध्वनि का उच्चारण हो। तो दूसरे अंग के नजदीक होगी, उच्चारण होगा, तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी। इसके लिए आप च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण करके देख लीजिए, च, छ, ज, झ, ञ, च, छ। जीभ जाकर के मूर्धा को अच्छी तरह से कड़क नहीं पकड़ी है, क्या कर रही है, उसके नजदीक गई है, एकदम छूने की स्थिति बन रही है, लेकिन उसने उसको जो स्पष्ट जो छुआ नहीं है। च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, आगे चले, रेड कर। हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद अगली ध्वनि आती है नासिक। नासिक मतलब नासिका से, नाक से। तो नाक से तो एक बात आप जान लीजिएगा कि जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग की अंतिम ध्वनि, क्योंकि एक वर्ग में 5 ध्वनियां होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो चाहे क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग की जो 5वीं ध्वनि है वो इसमें आ जाती है। वो कहां से, इनका उच्चारण जो है नासिका से होता है। नासिका से होता है मतलब क्या कि हम करते क्या है, क्योंकि जो नाक का रास्ता है कि नहीं, जो नासिका विवर है, विवर मतलब क्षेत्र, तो क्या होता है, अरे भाई हवा लेने के लिए और हवा बाहर जाने के लिए मार्ग तो वही है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहां जो है फेफड़े से जो वायु आती है कंठ से सीधे जब नासिका की तरफ बढ़ती है, तो हम उस मार्ग को संकीर्ण करते हैं। ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए, अंग, हमारी जीभ एकदम जाकर के तिरछी होती है, और ऊपर जो कोमल तालु है वहां जो मुड़ती है, और जो पूरी की पूरी वायु आ रही थी वो मुंह के रास्ते बाहर निकलती, ऐसा नहीं होता है। फिर वो क्या करते, वो घर्षण करते नासिका की तरफ चली जाती है। तो 2 ध्वनियां स्वर में इसमें जब चर्चा हुई थी, अंग अह,
है कि नहीं? वहां जो है क्या होता है, ठीक यही स्थिति जो है जब व्यंजन के पास आते हैं तो वहां से जो ध्वनियां निकलती है नासिका से, जिसे नासिक की ध्वनि कहते हैं, वो कौन सी है? तो वो वही अंग है, ये है, आड़ है, न है, तथा ददा न, पफ बभ म। ठीक है। अब इसके बाद अगली ध्वनि कैसी है? पार्श्विक। तो होता क्या है कि जिस ध्वनि के उच्चारण में जीभ बीच में स्पर्श करे, हवा एक या दोनों पार्श्वों से निकल जाए, तो इस ध्वनि के लिए ल, ल एकदम शुद्ध ध्वनि ल जो है वो क्या, वो पार्श्विक ध्वनि है, ल। तो आप देख लीजिए ल में क्या हो रहा है कि अंदर से वायु आ रही है और जाकर के ये जो है कठोर तालब्य को, कठोर तालु को जो स्पर्श कर रही है, जीभ जाके चिपक जा रही है। ऐसी स्थिति में वो जो अंदर से निकलने वाली वायु है वो जीभ के बगल से जगह बनाती है और निकल जाती है। तो कौन सी ध्वनि जब उच्चारित हो रही है? वो ध्वनि जो है पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ ध्वनियां होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त ध्वनियां। जहां के उच्छिप्त मतलब झटके से जाके गिर जाना, क्षिप्त मतलब तीव्र होता, तेजी से, है कि नहीं? तो ये जो उच्छिप्त ध्वनियां होती हैं, जब हम इनके पास जाते हैं तो इनके पास जाने पे हमें जो कौन सी ध्वनि मिलती है? अंग, अंग, ढ, अंग, ढ मतलब क्या होता है? बड़ी तेजी से। दोनों में आप देख लीजिए तो करण अपने उच्चारण स्थान की तरफ, अंग में क्योंकि वो नासिका से निकलती है, तो नासिका विवर के नजदीक नाक का जो रास्ता है, नाक कान गला तीनों जो है वो क्या आपस में जुड़े हुए, तो जो नाक का रास्ता ठीक वहां जाकर के उसको जाम करता है, संकीर्ण करता है कि नहीं? तो ये उच्छिप्त इसके लिए है कि तेजी से जाती है और फिर बैठ जाती है। तो तेजी से जाना, बैठ जाना मतलब क्या? झटके से। अंग, आप देख लीजिए कि उच्चारण जो कितनी तेजी से हुआ अंग और ढ का, कि हम समझ ही नहीं पाए। और ऐसी ही प्रकंपित ध्वनि र है, र किसका उच्चारण जब आप करते हैं तो जैसे जो पार्श्विक ध्वनियों के पास गए थे तो वहां क्या होता है कि जीभ जो है पार्श्विक ध्वनियों में ऊपर स्पर्श करती है, कठोर तालु को छूती है और दोनों पार्श्वों से, बगल से प्राणवायु निकल जाती है। वैसे ही जब हम इसके पास आते हैं प्रकंपित के पास जो है, तो होता क्या है कि प्रकंपित में भी जो र ध्वनि है, र ध्वनि का उच्चारण करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो कठोर तालु की तरफ जीभ तो जाती है, उसे स्पर्श नहीं करती, बल्कि जीभ जो है अंदर से आने वाली वायु के झटके से कंपित होती है, हिलती है और रगड़ खाती हुई ये हवा जो निकलती है। लेकिन ये होता क्या है? शुद्ध रूप से ये संघर्षी भी नहीं है और शुद्ध रूप से ये स्पर्श संघर्षी नहीं है, बल्कि ये कांपते हुए, कंपित करते हुए बाहर निकलता है। इसके लिए हमने इसे जो प्रकंपित ध्वनि के रूप में चिन्हित किया। स्पष्ट है? हाँ सर। बहुत बढ़िया है। हमने क्या किया? इसे प्रकंपित के रूप में चिन्हित किया। अब इसके बाद संघर्षहीन, हीन मतलब नहीं जिसमें संघर्ष न हो लेकिन क्या प्रवाह हो। तो कहते हैं जिस ध्वनि के उच्चारण में प्राणवायु बिना संघर्ष के निकलती रहे, लेकिन बिना संघर्ष के निकलती रहे, लेकिन अब यहां संघर्ष और स्पर्श संघर्षी के बीच की यह ध्वनि है, जिसे हम पूर्ण स्वर न कह के बार बार आप देख लीजिए कि ऊपर जो म्यह वगैरह की चर्चा जो वो आती रही है, ठीक है नहीं? तो यहाँ जो इसे क्या कहते हैं? कहते हैं चूंकि प्रवाह से य और वह का उच्चारण हो जाता है, ऐसी स्थिति में इसे संघर्षहीन प्रवाह कहते हैं। तो अब
हमने दो तरह से विभाजन किया। एक विभाजन का आधार हमारा क्या रहा? तो एक विभाजन का आधार हमारा रहा कि हम स्वरों का विभाजन करने में हमने किस तरीके से स्थान को देखा, प्रयत्न को देखा। अब स्थान और प्रयत्न को देखने के बाद तीसरा ये है कि ध्वनि के उच्चारण में जो लगने वाला समय है, यही ना। तो वहां फिर जब हम जाएंगे तो हम किस में देखेंगे? फिर वहां जो हम प्राणत्व के आधार पर, क्योंकि ध्वनि का उच्चारण करने के लिए हमें हर स्थिति में क्या करना पड़ता है? प्राणवायु खर्च करना पड़ता है। क्योंकि अगर यही प्राणवायु न रहे, यही न होता, तो क्या हम ध्वनियों का उच्चारण कर पाते? नहीं कर पाते। और जो मात्राओं की गणना गिना रहे थे स्वर में, ठीक वही स्थिति यहां से प्रश्न आपको परीक्षा में ज्यादा पूछे जाएंगे। एमसीक्यू है, तो यहां से मतलब इस वाले भाग से प्रश्न ज्यादा, मतलब 2-3 हो सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पेपर जब सेट होता है तो उस समय की मानसिकता जैसी रहे और जहां जाकर के रुक जाए। तो इसके लिए आपको अपना सारा नोट्स जो है रख के तैयार रखना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? प्राणत्व, प्राण के आधार पर। प्राण क्या है? प्राण मतलब हवा है कि नहीं? तो अब सवाल इस बात का है कि जिस ध्वनि के उच्चारण में, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो कम खर्च होती हो, और किसी ध्वनि के उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा खर्च होती है, क्या है? मापक दो ही है, कम ज्यादा। तो उसके लिए जो ज्यादा खर्च होती है, उसके लिए क्या शब्द दिया? उसके लिए शब्द दिया महाप्राण। स्वरों में दीर्घ की चर्चा चले, यहाँ उसके लिए दिया महाप्राण। महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब जिसमें ज्यादा प्राणवायु खर्च होती हो। और दूसरा जो इसका विभाजन किया, वो विभाजन क्या था? उसको कहते हैं अल्प प्राण। वो क्या है? अल्प मतलब कम। तो जिस ध्वनि के उच्चारण में कम प्राणवायु खर्च होती हो। तो अब इसको समझने के लिए मोटे तौर पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नहीं आपको व्यंजन ध्वनिया कौन सी है वो ध्वनिया न आती हो, आती है कि नहीं? आती है ना? हाँ सर। किसने कहा? हाँ, मैंने सर। अच्छा तुमने कहा। तब फिर हमें जो है डिसूजा बता दें कि व्यंजन ध्वनिया कौन कौन सी है, वो पूरा एक तरफ से क्रम से सुना लीजिए। सारा अभी बता रहे हैं बेटा, ये देख लीजिए कि अभी तुरंत वही बता रहे हैं। अरे भाई, क से लेके ज्ञ तक की जो ध्वनि है वही तो व्यंजन है ना। हाँ बेटा नेहा बता जाओ। सर वही जो आपने बोला ना अभी, क से लेकर हाँ तो य तक। एक तरफ से बोलिए। चलिए मेहुल आप बताइए। सर क, ख, ग, घ, ग, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, बहुत बढ़िया, न। बहुत बढ़िया। ये आप जानिएगा कि आपके यहाँ मम्मी या भैया या दीदी या भाभी जो भी होगी, आप ये जब बता रहे हैं तो उनको अजीब लग रहा होगा कि ये तो टीवाई कर रहा है, ग्रेजुएट होने जा रहा है, और पहली कक्षा में इसे जो पढ़ाया जाता है। तो बेटा ये भी बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही स्मार्ट प्रश्न है। इस बात को आप जानिएगा। हम पहली, दूसरी, तीसरी में इसको तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमसे पूछ दिया जाता है तो स्वरों को पूरा नहीं बता पाते,
व्यंजन को तो पूरा क्रम से बता ही नहीं पाते, और जबकि क्या बहुत ही आसान है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न। क्रम, क्योंकि आप अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट हुए, पीएचडी किया, किसी इंटरव्यू में है और कोई बदमाश बैठा है और उसने किया क्या, ह्यूमिलिएट करने के लिए ये प्रश्न पूछ दिया। इंटरव्यू, घबराहट, अभी पढ़ रहे थे बेटा नेहा, रेडकर, जीनल, समंथा, ध्यान दीजिए कि मेहुल पढ़ रहे थे, लेकिन तीसरी वर्ग तक जाते जाते इनकी आवाज में कंपन आ गया। ये अगर ईमानदारी से बताएं तो घबराहट का भाव आ गया कि अरे इतना आसान सा प्रश्न हमसे पूछ दिया। बेटा मेहुल है था कि नहीं? हाँ सर। हाँ, क्योंकि सबसे आसान प्रश्न है और सबसे कठिन प्रश्न है। तो कभी फुर्सत मिले तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अपने पास 6-7 मिनट है, इसको पूरा करना है। तो अल्प प्राण के लिए, अल्प मतलब होता है कम, जिसमें कम प्राण हो, जिसमें कम हवा खर्च हुई हो। महा मतलब होता है ज्यादा। तो अल्प प्राण के लिए आप कीजिए क्या कि जो आपका व्यंजन है उसमें पहला और तीसरा वो क्या है, वो अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा, तो जैसे क वर्ग है उससे फिर उदाहरण के लिए आगे जाइएगा, तो क वर्ग का पहला और तीसरा, तो क वर्ग की पहली ध्वनि क है और तीसरी ध्वनि कौन सी है रेडकर? क ख च आएगा। क च सर। क नहीं, ध्यान दीजिए, क ख ग घ अंग। तो यहां आप जान लीजिए पहला और तीसरा, मतलब क और ग, क और ग ये क्या है, ये अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा, तो दूसरा कौन सा है, ख और घ। यही उदाहरण जो है आप च के साथ या त के साथ, तो त के पास जाइए उदाहरण समझने के लिए। तो पहला और तीसरा, त और द, ये क्या है, ये अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा ये क्या है, ये महाप्राण है। तो दूसरा कौन है, त थ ध, यही ना? स्पष्ट है बेटा? मतलब यहां आप देख लीजिए, ये प्रेजेंटेशन आपको दिख ही रहा होगा। तो अल्प प्राण में देखिए, तो क ग च ज, फिर हमने कहा त, या अच्छा पूरा नहीं लिखा है यहां, जा आप जानिएगा कि दूसरा और चौथा महाप्राण जाएगा, पहला और तीसरा अल्प प्राण आएगा। स्पष्ट है? हाँ सर। मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है, 1 और 3 अल्प, 2 और 4 महाप्राण। अब इसके बाद जो है ऐसी ध्वनियां जो कि स्वरतंत्री को क्या करती है, घर्षण करती हुई आगे बढ़ती है, उन्हें घोष ध्वनियां कहते हैं। तो वही जो मैं आपको गिना रहा था लगभग वही है, इसको आप रट लीजिएगा। और ऐसी ध्वनियां जिन ध्वनियों के उच्चारण में घोष नहीं होता, तो जो मेरा वाला सिद्धांत था उसमें, मतलब मेरा वाला मतलब ऊपर वाला जो सिद्धांत था प्राणत्व के आधार पर, यहाँ क्या होता है, अघोष ध्वनियों के पास जाते तो फिर उसी वर्ग के पास आप चले जाएंगे, तो हर वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि जो है वो क्या है, तो वो अघोष ध्वनि है। तो पहली और दूसरी अघोष ध्वनि है, इसका मतलब तीसरी और चौथी क्या होगी, घोष ध्वनि होगी। स्पष्ट हुआ?
हेलो, क्या सर? हेलो सर, क्या? आपसे अभी चर्चा जो चल रही थी प्राणत्व के आधार पर, जब मैंने विभाजन किया और आपको बताया कि अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अल्प प्राण के लिए मैंने आपको बता दिया पहली और तीसरी ध्वनि हर वर्ग की वो अल्प प्राण है। फिर वहां हमने आपको बता दिया दूसरी और चौथी ध्वनि जो है वो महाप्राण है। एक विभाजन हो गया प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। फिर हमने जो है कहा कि ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण जब किया जाता है तो उच्चारण करने के दौरान जो है होता क्या है कि घर्षण करते हुए वायु बाहर निकलती है। तो उसके लिए देख लीजिए क्या दे रहा है, तो हर वर्ग का जो ध्वनि घोष करती है वो ध्वनि कौन सी है, वो ध्वनि जो है पहली सॉरी तीसरी और चौथी ध्वनि। तो तीसरी और चौथी ध्वनि जो है वो घोष ध्वनि हो जाती है। इसका मतलब पहली और दूसरी ध्वनि जो अघोष हो जाएगी, यही ना? नहीं समझता। आपसे इतनी बात की जा रही है कि हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि घोष अघोष ध्वनि के लिए तो घोष ध्वनि वो है जो कि कौन सी है, तो कहते हैं कि तीसरी और चौथी। आप उच्चारण कीजिए, तीसरी ध्वनि कौन सी है क वर्ग की? घ और घ। ग ग घ, ग घ। अब इसी की तुलना में आप फिर उच्चारण कीजिए च छ, च छ। जो घर्षण करती हुई एक गंभीर वायु निकल रही थी उसकी तुलना में कम घर्षण हुआ। क ख, ग घ, थ थ, द ध। नेहा, हाँ सर। नेहा, हाँ सर। मतलब कि यहां जो है आपको क्या करना है, मोटा सिद्धांत बस याद कर लीजिए, पहली दूसरी अघोष, तीसरी चौथी घोष, सारा काम जो हल हो जाएगा। मतलब कि यहां जो ये अक्षर आप याद कर लें, समझ लें, बहुत अच्छी बात है। ठीक वही स्थिति जो यहाँ भी है कि अक्षर याद कर लें, तो याद करें न करें, अगर जो है आपको व्यंजन ध्वनियां याद रहेंगी तो किसी भी स्थिति में क्या होगा, किसी भी स्थिति में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इति सिद्धम। आज का लेक्चर पूरा हुआ। अब हम लोग फिर सीधे सीधे कल मिलेंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, प्रेजेंटेशन का, हाँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग, रिकॉर्डिंग बंद करें।